नमस्कार। आप देख रहे हैं माँ भारतीय स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका सोनू सर। यूरोप में राष्ट्रवाद के भाग 4 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले उन बिंदुओं पर एक झलक देख ले, फिर बारी बारी से सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारे समक्ष सबसे पहले बिंदु दिखाई दे रहा है जिसका नाम है इटली का एकीकरण। तो मैं आपको बता दूं इटली क्या है। तो इटली एक देश का नाम है जो यूरोप महादेश में अवस्थित है। उसके बाद एक शब्द आ रहा है आपका एकीकरण। तो एकीकरण का अर्थ होता है किसी बिखरे हुए चीजों को एकत्रित करना या एक सूत्र में बांधना। तो इस बिंदु का जो नाम है इटली का एकीकरण, इस बिंदु के नाम से ही पता चल रहा है कि इटली जो देश है वो आपको बिखरा होगा, अर्थात विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न स्वतंत्र प्रांतों में बांटा होगा। अब उसकी एकीकरण कैसे कैसे किया जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट का नाम है इटली का एकीकरण में अड़चने। और जब इटली विभिन्न प्रांतों में विभक्त था, विभाजित था, जहां बहुत सारे स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। अब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सभी स्वतंत्र राज्यों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश किया होगा। अब उस कोशिश के दौरान कौन कौन सी अड़चने आए होंगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिर तीसरा पॉइंट है इटली का एकीकरण में सहायक कारक। अब जैसे मान लेते हैं हम ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, तो ज्ञान को अर्जित करने में कुछ ऐसे कारक, अर्थात कोई ऐसी चीज है जो हमको सहायता प्रदान कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख ले तो हमें स्टूडेंट लाइफ में या किसी भी लाइफ में ज्ञान को अर्जित करने में एक कॉलम हुआ, कॉपी हुआ, पुस्तक हुआ, शिक्षक हुए, ये सारी चीज क्या कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक उसी तरह इटली का जब एकीकरण हुआ तो उसमें कौन कौन सी चीज सहायक साबित हुए, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। चौथा पॉइंट रहेगा मेजनी। तो मैं आपको बता दूं मेजनी एक व्यक्ति का नाम है जो इटली के रहने वाले थे और ये बोलते हैं गणतंत्रवादी विचार के धारक थे। अर्थात बोले तो इनके बारे में भी पहले कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करना है, उसके बाद आगे चलना। फिर पांचवा पॉइंट है 1830 की क्रांति का इटली पर प्रभाव। हमने पिछले वीडियो में देखा कि फ्रांस में 1830 की क्रांति कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब जो 1830 में फ्रांस में जो क्रांति हुआ उसका प्रभाव इटली पर क्या पड़ा, इस बिंदु पर भी चर्चा करने वाले हैं। छठा पॉइंट आपका रहेगा इटली का एकीकरण में मेजनी का योगदान। जो हमने चौथा पॉइंट मेजनी के बारे में जानना है। फिर यही मेजनी इटली के एकीकरण में अपना किस प्रकार के योगदान को दे रहे हैं, किस प्रकार के अपने भूमिका को निभा रहे हैं, इन पर भी चर्चा करने वाले हैं। सातवां पॉइंट है आपका कार्बोनरी दल का गठन तथा इसके उद्देश्य। हम इसी पॉइंट में पढ़ेंगे जब इटली का एकीकरण हो रहा है और इटली में राष्ट्रवादी भावना को फैलाने वाले एक दल आपको मिलेगा जिसका नाम रहेगा कार्बोनरी दल। अब इस दल का गठन कब हुआ, इस दल के उद्देश्य क्या थे, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। आठवां जो पॉइंट है 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस की रोक। मतलब कि हमने देखा फ्रांस में भी दो क्रांति हुए। एक आपको 1830 में जो चार्ल्स 10 के शासनकाल में क्रांति देखने को मिली थी। दूसरा क्रांति लुई फिलिप के नेतृत्व में 1848 में हुआ था। तो फ्रांस में जो 1848 ईस्वी में लुई फिलिप के नेतृत्व में जो क्रांति हुआ, उसके बाद फ्रांस का रुख किस प्रकार से रहा, फ्रांस किस दिशा की ओर गया, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इटली का एकीकरण से हम क्या समझते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपसे बोला था, एकीकरण का अर्थ होता है किसी बिखरे हुए चीजों को एक सूत्र में बांध देना। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो देश, आपका नहीं हमारा जो देश भारत है, जब अंग्रेजों के अधीन में था तब उस समय हमारा देश भारत लगभग 560 छोटे बड़े रियासतों में विभक्त था। आपने सही समझा, छोटे बड़े रियासतों में 560 भागों में विभक्त था। अर्थात हमारे देश भारत में 560 राजाएं हुआ करते थे जिनका अपना स्वतंत्र एक राज हुआ करता था। और उस समय एक राजा से दूसरे राजा से कोई मतलब नहीं होता था,
यहाँ तक कोई भी बाहरी आक्रमण हमारे देश में आकर किसी राजा पर आक्रमण करके उसके जमीन को, उसके महल को हथिया रहे थे, तो वहीं पर दूसरा राजा उससे अपना कोई मतलब नहीं रखते थे। ठीक उसी तरह इटली जो था आपको विभिन्न राज्यों में, विभिन्न प्रांतों में विभक्त था। वहां पर बहुत सारे स्वतंत्र राज हुआ करते थे और एक राज्य दूसरे राज्य से कोई भी मतलब नहीं रखते थे। अब यहाँ बोला है इटली का एकीकरण, अर्थात ये जो इटली है इसकी एकीकरण मतलब कि इटली के विभिन्न स्वतंत्र राज्यों को, प्रांतों को एक सूत्र में बांधना या एक संघ में या एक गणराज्य में स्थापित करना क्या कहलाएगा? आपका इटली का एकीकरण कहलाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपने इटली का एकीकरण का मतलब आपने समझ गया होगा। अगला पॉइंट चलते हैं, इटली का एकीकरण में अड़चन है। आपने सही समझा, इटली का एकीकरण में अड़चन है। अब मान लेते हैं कोई चीज बिखरा हुआ है, अब आप उसको एक सूत्र में बांधने जा रहे हैं या एक संघ में लाने जा रहे हैं, और वो भी स्वतंत्र राज्य जहां है, तो उसमें तो आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई अड़चन अर्थात दिक्कत तो होबे करेंगे। अब रहा कि इटली का एकीकरण में अड़चन कौन कौन सा आया, तो सबसे पहले अड़चन नंबर 1 में आप ध्यान रखिएगा कि जो इटली था, जैसे हमने देखा था कि वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में 2 उद्देश्य रखा गया था। पहला कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस पुरातन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था, उस पुरातन व्यवस्था को पुनः लागू करना था, तथा दूसरा उद्देश्य यह था कि वे हर एक संभव प्रयास करना जिससे पूरा यूरोप में राष्ट्रवादी की भावना न फैले। इसके लिए हमने देखा था जो इटली था, इटली को विभिन्न राज्यों में थी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनी के द्वारा विभिन्न राज्यों में विभक्त कर दिया गया था। तो जाहिर से बात है कि इटली पर कोई ना कोई विदेशी प्रभाव तो होबे करेगा, जो ये चाहेगा कि राष्ट्रवादी भावना ना फैले। अब यहाँ एकीकरण का मतलब होता है एक करना, एक संघ में बनना। तो एक संघ में बनना कब संभव होगा? तो जितने स्वतंत्र राजा लोग हैं या जितने स्वतंत्र राज है वे सभी एक हो जाए, अर्थात जो राजतांत्रिक व्यवस्था है वो खत्म जब तक नहीं होगा तब तक एक होने की संभावना ना है। तो यहाँ मेटरनिख का यही उद्देश्य था या वियना सम्मेलन का यही उद्देश्य था कि किसी भी सूरत में गणतांत्रिक व्यवस्था यूरोप में ना फैलना चाहिए। अब बताइए इटली का एकीकरण कब संभव है? तो जो जब तक राजतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक जितने स्वतंत्र राज्य है वो तो एक होने वाले नहीं होंगे, एक शासन में बंधने वाले नहीं होंगे। तो जाहिर से बात है जब इटली के एकीकरण आप करने जाओगे तो यहाँ पर जैसे आपका ऑस्ट्रिया हुआ, ऐसे ऐसे कुछ देश जरूर होंगे जो अड़चने उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य यही रहेगा कि गणतांत्रिक व्यवस्था पर रोक लगाना। ठीक है, और इटली का एकीकरण तभी संभव है जब राजतांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर गणतांत्रिक व्यवस्था लागू हो जाए तब। तो अब हम कह सकते हैं कि इटली का एकीकरण में अड़चन नंबर 1 आएगा विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप। दूसरा अड़चन यह था कि इटली विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में विभक्त होने के कारण से अलगाव के भावना सभी राजाओं में, सभी नागरिकों में अलगाव, सभी नागरिक तो नहीं बनेंगे लेकिन सभी राजाओं में अलगाव का भावना था। अब मान लीजिए ये बात वैसा ही हुआ कि एक 2 अजनबी व्यक्ति को मिलाना जितना आसान होता है उतना 2 विरोधियों को मिलाना आसान नहीं होता है। हम दोनों अजनबी हैं तो शायद कोई हमको आपस में मिला दे तो बहुत सरलता पूर्वक हम लोग मिल लेंगे, लेकिन जहां 2 विरोधी, 2 अलगा मतलब कि जहां 2 एंटी है उन एंटी को मिलाना बहुत ही मुश्किल बात होता है। तो इटली जो था आपका विभिन्न स्वतंत्र प्रांतों में विभक्त था, जिसके वजह से यहाँ अलगाव की भावना होना स्वाभाविक है, ना कि कोई सवाल नहीं है। तो इटली का एकीकरण में दूसरा अड़चन हमने देखा कि इटली विभिन्न स्वतंत्र प्रांतों में विभक्त होने के कारण अलगाव के भावना। ठीक है, तीसरा पॉइंट इटली के एकीकरण में तीसरा अड़चन यह होगा जिसका नाम था पोप, और वह पोप इटली के किस प्रांत का शासक था? तो रोम का शासक था। किसका? रोम का शासक था। तो वो ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो किंतु धार्मिक दृष्टि से एकीकरण हो। किस दृष्टि से? धार्मिक दृष्टिकोण से। अब मान लीजिए कि आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वहां 4-5 समुदाय के लोग रह रहे हैं,
4-5 धार्मिक धर्म के मानने वाले लोग रह रहे हैं, तो वहां आप चाहिएगा कि यहाँ जो भी मतलब एकत्रित होने या एक होने की बात हो वो धर्म की दृष्टि से हो। जैसे मान लेते हैं हम हिंदू धर्म के हो गए, और जिस परिवेश में मैं रह रहा हूँ वहां पर मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, सिख समुदाय के लोग भी और भी समुदाय के लोग हैं, और मैं चाहूँ यहाँ का जो एकीकरण हो वो हिंदू धर्म के मुताबिक हो, तो जाहिर सी बात है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, ईसाई समुदाय के लोग हैं, उनको तो थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, और इन्हीं तकलीफ की वजह से वो हमारे साथ मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो रोम का जो राजा पोप था वह चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, किंतु मेरे अनुसार धार्मिक दृष्टि से हो तो ऐसा तो संभव नहीं होता। एक गांव में कहावत है कि पुत मांगे गए काथी तो गवा के नहीं। तो जब आप एकीकरण करने जाओगे तो एकीकरण होने के कौन कहता, और उसमें आप अलगाव की भावना देखना शुरू कर दोगे। तो हमने देखा तीसरा आपका इटली के एकीकरण में तीसरा अड़चन क्या था, तो तीसरा अड़चन ये था कि रोम का जो शासक पोप था वह यह चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, किंतु यह एकीकरण हमारे नेतृत्व में धार्मिक दृष्टि से हो। तो यह भी अड़चन हुआ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस दृष्टि से इटली का एकीकरण कराया जाता तो संभव होता? नहीं होता, निश्चित रूप से। चौथा अड़चन ये रहेगा कि कुछ आर्थिक स्थिति भी था और प्रशासनिक दृष्टि भी था। प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति की वजह से भी इटली के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। अब आप वही बताइए, मान लेते हैं आप इटली का या किसी भी चीज का एकीकरण करने जा रहे हो, तो एकीकरण नहीं हो रहा, पहले देखिए अलगाव है, तो किस लिए अलगाव? तो कोई ना कोई शक्ति अलगाव को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ एकीकरण करना है, तो जो शक्ति एकीकरण में क्या कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है, तो जब तक आपकी शक्ति उन शक्तियों से बीच नहीं पड़ेगा तब तक तो एकीकरण होना संभव नहीं है। तो जब एकीकरण करने जाइए तो विरोधी शक्ति से आपको टकराना पड़ेगा, और विरोधी शक्ति से टकराने के लिए आपके पास जनता का सपोर्ट होना, जनता का कुछ सेना का भी सपोर्ट होना, कुछ हथियार का भी सपोर्ट होना आपके पास जरूरी है। और जनता का सपोर्ट होना, जनता के खाना पाना, हथियार वगैरह का होना, ये सब कब संभव होता है? जब आपके पास क्या हो, पैसा हो। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इटली का एकीकरण में आर्थिक, यानी जो आर्थिक बोला था वो आर्थिक का अर्थ हुआ पैसा, पैसा की भी तंगी था। उसके बाद प्रशासनिक विसंगतियां भी आपके पास था। जब आप इटली के एकीकरण करने जाओगे तो क्या होगा, जो इटली विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में विभक्त है, वहां का राजा बोलेंगे कि हाँ अब हो इटली के एक एकीकरण कर लो, नहीं चाहेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि जो शक्ति इटली के एकीकरण में संलग्न है उन शक्ति को क्या करना, अपने सेना के द्वारा उनको क्या करना, कुचल देना, अर्थात उसको तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन भी आपको चाहेगा कि इटली का एकीकरण ना हो। तो ये रहा इटली के एकीकरण में आने वाले अड़चने। तो मुझे विश्वास है कि इटली का एकीकरण में कौन कौन सी अड़चने उत्पन्न हुई आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब चलते हैं इटली का एकीकरण में सहायक कारक का मतलब कारण होता है। जैसे मैं आपको बोला था शुरू में हम ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, तो ज्ञान को अर्जित में, या फिर देखिए ना, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता पा रहा हूँ, कुछ समझा पा रहा हूँ, तो इसको समझाने में कुछ कारक सहायक सिद्ध हो रहा है। जैसे ये रहा हमारा मार्कर, दूसरा रहा ये हमारा बोर्ड, तीसरा रहा कैमरा स्टैंड और मोबाइल, इस प्रकार के जो कारक है ना सहायता तो प्रदान करे। उसी तरह जब इटली का एकीकरण होने गया तो इसमें कौन कौन से कारक सहायक सिद्ध हुए, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा सहायक कोई कारक हुआ, कोई चीज हुआ, तो वो रहा राष्ट्रवादी भावना का विकास। किसका? राष्ट्रवादी भावना का विकास। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हमारे भारत अंग्रेजों के 200 साल तक अधीन रहा, इसका सबसे बड़ा वजह यह था कि हम भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना का क्या था, अभाव था। तो कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें क्या हो, एकता हो। तो इटली का एकीकरण में ये जो राष्ट्रवादी भावना का जो विकास हुआ लोगों में, इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का जो विकास हुआ, वह इटली का एकीकरण में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। दूसरा कारक आपका ये होगा, सहायक कारक ये होगा
फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। अब आपको लग रहा हो कि क्रांति हुआ फ्रांस में, अब फ्रांस के क्रांति इटली के एकीकरण में भला कैसे सहायता साबित कर सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पंडितपुर के स्कूल में बच्चों के अनुसार कुछ शिक्षकों ने उनके जो पोषाहार था या ड्रेस वगैरह का जो पैसा था वे हड़प लिए थे, और बच्चा लोग ने बहुत ज्यादा प्रयास किया कि उन लोग का जो हक सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है उसको, उनका हक उनको मिल जाए। लेकिन शिक्षकगण उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि वे हड़पने के चक्कर में थे। किसके अनुसार? तो बच्चे के अनुसार। बच्चों ने क्या किया, इस शिक्षकों के विरोध में स्कूल में हो हड़ांगा किया, आगलगी भी किया, बेंच को तोड़फोड़ किया। जिसके बाद कुछ प्रशासन आए, बच्चों को आश्वासन दिए कि आप लोग का जो पैसा आया है मैं आपकी हक को आप तक पहुंचाने का पुरजोर से कोशिश करूंगा, और शायद बच्चा को मिला भी। तो ये घटना हुआ हमारे पंडितपुर में, और इसी प्रकार के घटना भरवलिया स्कूल में भी बच्चा लोग के सामने था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बच्चा के अनुसार मैं बोला हूँ। सेम ऐसा ही समस्या कहाँ थी? भरवलिया स्कूल के बच्चों के साथ। तो जब ये घटना कहाँ घटा? पंडितपुर में। और ये घटना जब पंडितपुर में घटा तो इसका नतीजा ये आया कि बच्चों का हक उन तक मिला। तो ये घटना को कौन देखा? भरवलिया के बच्चे भी देखे। तो जाहिर सी बात है उन लोगों के दिमाग में एक चेतना जागा कि सेम समस्या पंडितपुर वाले विद्यार्थियों का था। तो उन सबों ने इस प्रकार से काम को किया, तो उन लोग की समस्या का समाधान मिल गया। अब हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए ताकि हम लोग को भी समस्या का समाधान मिल जाए। और ठीक है, वैसा ही बच्चा ने भरवलिया स्कूल में भी किया। तो देखिए यहाँ घटना घटे कहाँ? पंडितपुर में, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? भरवलिया पर पड़ा। ठीक उसी तरह जब फ्रांस में क्रांति हुआ तब उसका प्रभाव ना सिर्फ इटली में बल्कि पूरे यूरोप में उसका प्रभाव पड़ा। लोग देखे कि हाँ, जब लोग एकजुट होकर पूरी ताकत से किसी भी सरकार के विरोध में खड़ा हो रही है तो सरकार को उखाड़कर फेंक दे पा रही है। ठीक, हम लोग भी यदि वैसा करें तो इसका प्रभाव हमको भी देखने को मिलेगा, इसका फल हम लोग को भी देखने को मिलेगा। इसी वजह से जब फ्रांस में 1830 का क्रांति हो या 1848 का क्रांति हो, जब फ्रांस में क्रांति हुआ उसका प्रभाव ना सिर्फ इटली बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ा। तो यहाँ हेडिंग है 1830 के यहाँ जो है इटली का एकीकरण में सहायक कारक। तो इटली के एकीकरण में सहायक कारक आप खुद कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति भी इसमें आएगा, तो आएगा, शामिल होगा, क्योंकि यहाँ क्रांति हुआ और उसका प्रभाव इटली के लोगों पर भी पड़ा। लोगों में क्रांति का भाव जगा, राष्ट्रीयता के भाव जगा, जिसकी वजह से इटली का एकीकरण आसानी से हो सका। चौथा चीज देखे हम तीसरा चीज देखे इटली के एकीकरण में, तीसरा सहायक चीज को देखे तो तीसरा सहायक चीज यह होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो सैन्य अभियान था वह इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाया। हम यूं ही नहीं कह देते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांसीसी क्रांति को जाता है। तो श्रेय का अर्थ तो आप समझते हैं, तो किसी काम का श्रेय किसी को दिया जा रहा है तो यूं ही नहीं दिया जाता है, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा का योगदान होता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरा यूरोप में उसका ये नियत था कि पूरा यूरोप में गणतंत्रवादी व्यवस्था ही लागू हो, अर्थात राजतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़कर फेंक दिया जाए। तो इस उद्देश्य से नेपोलियन बोनापार्ट का जो सैन्य अभियान था ना सिर्फ फ्रांस में ही कार्यरत था बल्कि यूरोप के अन्य राज्य में भी, यूरोप के अन्य देश में भी उसका सैन्य जो अभियान था कार्यरत था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के सैन्य अभियानों ने भी इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो ये रहा आपका सहायक कारक 3। चौथा सहायक कारक आपको ये होगा कि जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सत्ता में था तब उनका प्रभाव जैसे मानते हैं यूरोप के अन्य राष्ट्रों पर भी था। तो उसी में इटली में क्या किया था, वह इटली को 3 गणराज्य में विभक्त कर दिया था। जैसे कल्पना करिए आपका इटली हो गया, ठीक है, और इटली के ये एक प्रांत हुआ, ये एक प्रांत हुआ, प्रांत बहुत सारे ऐसे प्रांत है, छोटे छोटे प्रांत विभक्त है। तब नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था, इन सभी गणराज्य, इन सभी छोटे छोटे प्रांतों को
तीन गणराज्य में क्या किया था, विभक्त कर दिया था। अब तीन गणराज्य के विभक्ति का मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो जैसे कि कभी ऐसा समय था कि ये जो राज है अपना स्वतंत्र हुआ करता था, ये भी स्वतंत्र, सभी स्वतंत्र हुआ करते थे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैन्य अभियानों के द्वारा क्या किए, इन कुछ छोटे छोटे प्रांतों को मिलाकर एक प्रांत में शामिल कर दिए, उसको एक संघ में क्या किए, शामिल कर दिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, इटली को तीन गणराज्यों में विभक्त कर दिया था। अब मैं आपको गणराज्य के नाम बोलना चाहूंगा। गणराज्य नंबर 1 था सिस्पाइन, गणराज्य नंबर 2 था ट्रांसपोडेन, तथा गणराज्य नंबर 3 था लिगुनियन। आपने ठीक समझा कि इटली के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा योगदान था। योगदान क्या था, तो उन्होंने अपने सैन्य अभियानों के दौरान इटली को तीन गणराज्य में विभक्त कर दिया था। तो पहला गणराज्य कौन था, ट्रांसपोडेन, दूसरा गणराज्य कौन था, लिगुनियन, तथा तीसरा गणराज्य था सिस्पाइन। अब लोगों के लगने लगे कि जब नेपोलियन छोटे छोटे राज्यों को, स्वतंत्र राज्यों को एकजुट करके तीन गणराज्य में विभक्त कर सकता है, तो हम लोग भी यदि प्रयास करें, कोशिश करें, तो तीन गणराज्य को एक गणराज्य अर्थात एक संघ में बोले तो उसकी सभी को एक सूत्र में हम लोग बांध सकते हैं, अर्थात उसका एकीकरण कर सकते हैं। तो रास्ता कौन दिखाया था, रास्ता दिखाया था कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका प्रभाव लोगों में तो चेतना का भाव जरूर करेगा। जब नेपोलियन कर सकता है तीन गणराज्य में, तो हम तमाम जनता या हम तमाम राष्ट्रवादी लोग एक साथ मिलकर उसको एक गणराज्य में या एक संघ में जरूर या एक सूत्र में जरूर बांध सकते हैं। तो ये रहा है आपका अगला पॉइंट, अगला सहायक कारक। उसके बाद जो पांचवा आपका सहायक कारक ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था, जो इटली था, इटली के जो यातायात साधन था, यातायात साधन मैं बताऊं, एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने का जो साधन था उसको चुस्त दुरुस्त कर दिया था। चुस्त दुरुस्त करने का तात्पर्य है कि उसको अच्छा कर दिया था, ठीक कर दिया था। जैसे कि कभी एक ऐसा समय हुआ करता था कि हम लोग मतलब कि पंडितपुर से जब मोतिहारी मोटरसाइकिल से जाते थे, तब हम लोग को लगभग 2 घंटे, पौने 2 घंटा या 1.5 घंटा समय लग जाता था। लेकिन आज के वही दूरी सिर्फ हम लोग 1 घंटा में पूरा कर ले पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि पहले के जो यातायात रोड जो थी, रोड सड़कें जो थी वो टूटी फूटी थी, कच्ची थी, गड्ढा था, जिसके वजह से जो सवारी था उसका स्पीड कम हुआ करता था। लेकिन आज के जमाने में ये हो गया कि गली गली, नीतीश जी के सरकार में तो ये चीज देखने को मिल रहा है कि आज बिहार के गली गली में पिच या पक्का रोड बन गया है, जिसकी वजह से सवारी एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत कम समय ले रही है। तो अब रहा कि इटली के एकीकरण में या सड़की के क्या कमाल है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि पंडितपुर का कोई बात, या पंडितपुर से आंदोलन को मोतिहारी लेकर जाना है, तो यहाँ तो आने जाने की व्यवस्था सुलभ हो गया है। अब यहाँ से क्रांतिकारी वहां जा सकते हैं, वहां से वहां जा सकते हैं, वहां से जब रोड अच्छा रहेगा तो आप घंटों के काम क्या कर रहे हैं, मिनटों में पूरा कर ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें जो सड़कें होंगी इटली के एकीकरण में सहायक सिद्ध जरूर होंगे। या फिर कहीं मान लीजिए कहीं सेना को भेजना हो तो रोड रहेगा तब तो आप तेजी से जा पाइएगा, तेजी से आ पाइएगा। या फिर कोई शासक बर्बरता को दर्शा रहा है कि हम इटली का एकीकरण नहीं होने देंगे, अब उसकी फौरन जवाब देने के लिए आप सेना तो हर जगह नहीं रखिएगा, एक जगह से दूसरे जगह भेजने में जब रोड रहेगा तब तो तेजी से आप काम कर पाइएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इटली का एकीकरण में जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा यातायात साधन का चुस्त दुरुस्त कर दिया गया था, वो अभी एक सहायक कारक सिद्ध हुआ। इसके बाद वाला सहायक कारक में जो सिद्ध होगा वो रहेगा ये कि मेटरनिख ने वियना सम्मेलन के दौरान सार्डिनिया को पिडमाउंट राज्य में मिला दिया था। सार्डिनिया को पिडमाउंट राज्य में मिला दिया था। अब सार्डिनिया को पिडमाउंट राज्य में क्यों मिला था, क्योंकि उसका उद्देश्य ये था कि हम इटली पर अपना अप्रत्यक्ष रूप से ही सही अपने प्रभाव को बनाए रखें, जिसके वजह से इन राज्यों में राष्ट्रवादी का भावना ना फैल पाए। तो इस उद्देश्य से या इस नियत से सार्डिनिया को पिडमाउंट में विलय करा दिया था। तो फिर यहाँ जनता को लगने लगा कि जब मेटरनिख सार्डिनिया और पिडमाउंट 2 स्वतंत्र प्रांतों को एक कर सकता है,
अपने बुरा नियत से या जो भी नियत से, तो हम लोग भी सही नियत से इन तमाम इटली में बिखरे हुए राज्यों को एक क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटरनिख ने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए सार्डिनिया को पिनबाउंड में विलय कराया था, यह भी इटली के एकीकरण में एक सहायक कारक जरूर सिद्ध होगा। तो मुझे विश्वास है कि इटली का एकीकरण में जो जो सहायक कारक है वे सभी कारक आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं, अगला पॉइंट आपका रहेगा मेजिनी। चौथा पॉइंट है मेजिनी। मेजिनी कौन है इसके बारे में जान ले, उसके बाद अगला पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेजिनी जो था इटली के निवासी था, वह एक साहित्यकार। मेजिनी जो था इटली के निवासी था। मेजिनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा एक कुशल या योग्य सेनापति था। आपने सही समझा। मेजिनी कौन था? तो मेजिनी इटली के निवासी था जो साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कोई ए व्यक्ति हुआ, कोई बी व्यक्ति हुआ, तो ए यदि गणतंत्र का विस्तार करना चाहता हो तो बी ने क्या किया, इसका समर्थन देना शुरू कर दिया। मतलब मेजिनी जो था, जो भी गणतंत्रवादी विचार के लोग थे उसका समर्थन कर रहा था, उसको बढ़ावा दे रहा था। उसके अलावा एक योग्य सेनापति भी था। तो हमने इटली के मेजिनी के बारे में छोटी मोटी जानकारी को ग्रहण। एक चीज और मेजिनी के बारे में जाने, वह एक क्या बोलते हैं साहित्यकार होने के वजह से वह जो था आदर्शवादी ज्यादा था और उसमें जो व्यवहारिक गुण था बहुत ही कम था। वैसे जो फैक्ट व्यक्ति होते हैं वो आदर्शवादी होते हैं, अपने आदर्शों को पालन करने वाले होते हैं, जिसके वजह से शायद माने कुछ लोग से उसको पटान बिंदु होता है। ठीक है, क्योंकि वो आदर्श से जीने वाले होते हैं और समाज में अधिकतर लोग हैं कि जो जिसके पास कोई अपना आदर्श ना है, कोई किसी तरह जी रहा है, कोई किसी तरह जी रहा है। तो जो आदर्शवादी होते हैं उससे बहुत कम लोगों से पटान बिंदु होता है, जिसके वजह से अब हम ये कहेंगे कि उसमें व्यवहारिक जो गुण था वो बहुत कम था। ठीक है, तो मेजिनी के बारे में हमने छोटा मोटा जानकारी को हासिल किया। इसके बाद चलते हैं 1830 की क्रांति का इटली पर प्रभाव। अर्थात जब फ्रांस में 1830 ईस्वी में क्रांति हुआ तो इसका इटली पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जब 1830 में फ्रांस में क्रांति हुआ तो उस क्रांति का प्रभाव न सिर्फ फ्रांस में बल्कि इटली के जनता पर भी खूब पड़ा। अब इटली के जनता पर पड़ने का नतीजा ये हुआ कि जो इटली में राष्ट्रवादी नागरिक लोग थे वे एकजुट होकर सरकार के विरोध में आंदोलन करना शुरू कर दी। कहीं कहीं पर तोड़ फोड़ हावी जाबी करने सारी चीज शुरू कर दी। अब मेजिनी देखा, लोग बोलते हैं कि लोहा को मोड़ना हो तो जब लोहा गर्म रहे उसको मोड़ने में क्या होता है, आसान होता है। तो मेजिनी ने देखा कि लोग में अभी गर्माहट है, लोग में उत्सुकता है, किसके प्रति, क्रांति के प्रति, राजा के विरोध में लोग के प्रति खलबली है। अब क्यों ना इसका क्या किया जाए, फायदा उठाया जाए। अब मेजिनी क्या किया, इन क्रांतिकारी नागरिकों का फायदा उठाते हुए मध्य इटली और उत्तरी इटली को एकीकरण करने का पुरजोर प्रयास किया। कौन? तो मेजिनी। क्या किया जी? तो 1830 की क्रांति जब फ्रांस में हुआ था, जिसका प्रभाव इटली के जनता पर भी पड़ा और इटली के राष्ट्रवादी नागरिकों ने शासक के विरोध में आंदोलन करना शुरू किए। अब इस आंदोलन का फायदा उठाते हुए मेजिनी ने मध्य इटली तथा उत्तरी इटली को एकीकरण करने का पूरा प्रयास किया, किंतु जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख था वे क्या किया, इन तमाम आंदोलनों को कुचल दिया। कुचल देने का मतलब तो उसे दबा दिया। अब दबाने का नतीजा ये हुआ कि मेजिनी को फिर इटली को छोड़कर कहीं दूसरी जगह भागना पड़ा। तो अब हमने देख लिया कि 1830 की क्रांति का इटली पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब आगे हमको चलना चाहिए। अब बोल रहा अगला पॉइंट है कि इटली का एकीकरण में मेजिनी का योगदान क्या क्या रहा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि इस टॉपिक को आप अच्छा से ध्यान दें और समझें। हेडिंग है इटली का एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान, माने मेजिनी का योगदान क्या रहा।
तो शुरू करते हैं। जब 1830 ईस्वी में इटली में क्रांति हुआ, सॉरी फ्रांस में क्रांति हुआ, तो उसका प्रभाव इटली के जनता पर भी पड़ा था। इटली के राष्ट्रवादी नागरिकों ने इटली के शासक के विरोध आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब इस आंदोलन का उपयोग करते हुए मेजनी ने मध्य इटली तथा उत्तरी इटली का एकीकरण करने का पुरजोर प्रयास किया, किंतु ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिख था, इन आंदोलन को क्या किया, कुचल दिया, जिसके वजह से मेजनी को इटली छोड़कर कहीं दूसरे जगह भागना पड़ा। लेकिन मेजनी जो था वह बहुत ही अच्छा राष्ट्रवादी या गणतांत्रिक विचार के मानने वाला था, अतः उसने हार नहीं मानी। फिर इटली में वे दूसरे जगह पर हार नहीं मानी। मेजनी ने 1831 ईस्वी में एक यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। आपने ठीक सुना, मेजनी ने 1831 ईस्वी में एक यंग इटली नामक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य यह था कि इटली से विदेशी प्रभावों को क्या करना था, समाप्त करना था, तथा एक नया इटली का क्या करना था, निर्माण करना था। जिस तरह आज के जमाने में वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वे हमेशा बार बार यही बहुत सारे ऐसे भाषणों में कहते हैं कि हम नए भारत का निर्माण करेंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे। नए भारत का तात्पर्य ये हुआ कि भारत जिस दिशा में जा रहा था, हम भारत को उस दिशा में ना ले जाकर किसी दूसरे दिशा में ले जाए। तो ठीक इसी तरह 1831 में मेजनी ने जो यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था, उसका उद्देश्य क्या था, तो इटली से विदेशी हस्तक्षेपों को क्या करना, समाप्त करना, साथ ही साथ नए इटली का क्या करना, निर्माण करना। उसके बाद चले तो 1834 ईस्वी में मेजनी ने एक यंग यूरोप नामक संगठन का भी निर्माण कराया, जिसका उद्देश्य ये था कि पूरे यूरोप में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों को क्या करना, प्रोत्साहन देना। यानी जो राष्ट्रवादी नेता है, चाहे किसी भी देश के हो, अपने अपने देश में राष्ट्रवादी आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में जाकर सहायता प्रदान करना, लोगों को उत्साहित करना कि ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज ये बहुत ही सुंदर आंदोलन है, आप लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, और जो भी योगदान होगा मेरे से, मैं आपकी उन आवश्यकताओं को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। तो हम कह सकते हैं कि 1834 ईस्वी में मेजनी ने जो यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि समस्त यूरोप में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को क्या करना, उत्साहित करना। तो इस तरह मेजनी का योगदान इटली संबंधित रहा। पुनः जब फ्रांस में 1848 ईस्वी में क्रांति हुआ, तो उसका प्रभाव न सिर्फ फ्रांस, इटली, बल्कि ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा था। तो ऑस्ट्रिया के जनता ने भी क्या किया, जो मेटरनिख था, कौन, मेटरनिख को सत्ता से उठाकर बाहर फेंक दिया। अब जो इटली के एकीकरण में मेजनी का प्रयास था, 1830 के जो क्रांति पड़ा था, अब उस प्रयास को क्या किया, मेजनी ने दबा दिया। किसका प्रयास था, तो मेजनी का प्रयास क्या था, तो मध्य इटली और उत्तरी इटली का क्या करना, एकीकरण किया। उसमें बाधा कौन उत्पन्न किया था, तो मेटरनिख। अब मेटरनिख का तो प्रभाव रहा नहीं, क्योंकि 1848 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुआ, तो उसका प्रभाव ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा था। अब ऑस्ट्रिया के जनता ने क्या किया, मेटरनिख को पद से विमुक्त करा दिया, अर्थात उसको पद से हटा दिया। अब बताइए कि इटली के एकीकरण में जो मेजनी का प्रयास है, उसको रोकने वाला कोई है, तो नहीं है। फिर मेजनी देखा कि बस अब तो मेटरनिख तो है नहीं, अब फिर मैं अपना देश जाकर और इटली के एकीकरण में क्या करूं, मैं भिड़ जाऊं। तो जब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के पद से विमुक्त हो गया, तब पुनः मेजनी का इटली में क्या हुआ, आगमन हुआ, और फिर मेजनी ने इटली के एकीकरण में क्या हुआ, संलग्न हो गए। लेकिन यहाँ दो चीज आपको
लेकिन यहाँ दो चीज इटली के एकीकरण, मेजनी के द्वारा जो इटली के एकीकरण था उसमें दो चीज अड़चन फिर उत्पन्न करना शुरू कर दिया। एक जो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक था चार्ल्स, जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था उसका नाम क्या था? चार्ल्स एल्बर्ट। तो चार्ल्स एल्बर्ट अब चाहता था कि इसकी जो इटली का एकीकरण मेरे नेतृत्व में हो, और इधर रोम का जो राजा पोप का जो राजा रोम का जो राजा पोप था वह चाहता था कि इसका एकीकरण मेरे नेतृत्व में किस दृष्टि से? तो धार्मिक दृष्टि से हो। अब इन तीनों में तगड़ा होना शुरू हो गया। उसके बाद कालांतर में चल के फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया का जो नया शासक आएगा विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल क्या करेगा? सार्डिनिया पिडमाउंट पर हमला करेगा। हमला करने के बाद में जो इटली का एकीकरण का जो सपना था, ये आपसी टकराव की वजह से यहाँ इटली का एकीकरण रुक जाएगा। तो हमने देखा कि इटली का एकीकरण में मेजनी का क्या क्या योगदान रहा। अब हम चलेंगे, एक टॉपिक है कार्बोनारी दल का गठन तथा इसके उद्देश्य। तो मैं आपको बताऊंगा कार्बोनारी दल एक राष्ट्रवादी दल का नाम है, जिसका गठन 1810 ईस्वी में इटली में किया गया था। इस दल का उद्देश्य यह था कि छापामारी युद्धों के द्वारा राजतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करके उस व्यवस्था के स्थान पर गणतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना। फिर एक बार आपसे बताऊंगा, कार्बोनारी दल एक राष्ट्रवादी दल का नाम है जिसका गठन 1810 ईस्वी में इटली में किया गया था। इस कार्बोनारी दल का मुख्य उद्देश्य यह था कि छापामारी युद्धों के द्वारा राजतांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर गणतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना था। मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये जो कार्बोनारी दल है, इसी कार्बोनारी दल में जो मेजनी का एक संबंधी था जिसका नाम था जोसेफ। मेजनी का संबंधी, मेजनी कौन है आपने देखा? मेजनी का संबंधी जिसका नाम क्या था? जोसेफ। जोसेफ भी इसी दल से अपना ताल्लुक रखता था, अर्थात जोसेफ इस कार्बोनारी दल से क्या था? जुड़ा हुआ था। और जोसेफ जो था एक महान राष्ट्रवादी नेता भी था। आगे चलते हैं, 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस की रुख क्या रहा? हालांकि हमको इस पॉइंट को पहले या इसके पिछले वाले वीडियो में ही बता देना चाहिए, तो भूल चूक लेने देने की वजह से इसको मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो हमने देखा जब फ्रांस में 1848 ईस्वी में क्रांति हुआ, 24 फरवरी 1848 ईस्वी को, उसमें लुई फिलिप क्या किया? फ्रांस की गद्दी को छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। तो जब फ्रांस को छोड़कर लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया तो अर्थात यहाँ फ्रांस की गद्दी तो अब खाली हो गया। तो क्या खाली ही रहना चाहिए? तो जाहिर सी बात में नहीं रहना चाहिए, वहां उस गद्दी पर किसी ना किसी का विराजमान होना बहुत जरूरी था। तो जब यहाँ लुई फिलिप का फ्रांस की गद्दी से पलायन हो गया, तब जो नेपोलियन बोनापार्ट के जो संगठन थी, सेनाएं की संगठन, माने कुछ उनके संगठन थे, वे संगठनों ने क्या किया कि फ्रांस के सभी वयस्क पुरुषों को जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी, उन सबको मताधिकार का मौका, माने मताधिकार प्राप्त कराया गया। मैं एक बार और बता दूं, 1848 की क्रांति जब फ्रांस में हुआ, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के संस्थाओं ने फ्रांस के सभी पुरुष वयस्कों जिसका उम्र 21 वर्ष से ऊपर था, उन सबको वोट देने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। उसके बाद अब गद्दी पर बैठने के लिए जो गणतंत्रवादियों का जो एक था नेता जिसका नाम था लामार्टिन, क्या था? लामार्टिन। और एक सुधारवादियों के नेता का नाम था जिसका नाम था शायद लुई बला था। अब ये गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई बला, इन दोनों में गद्दी को संभालने के लिए आपस में विभेद हो गया। तो इन दोनों में से कोई भी फ्रांस की गद्दी को नहीं संभाल पाया। अब तो जब नहीं संभाल पाया तो फिर कोई ना कोई संभाला होगा, तो वह व्यक्ति जो संभाला जिसका नाम था लुई नेपोलियन, आपने सही समझा, उसका नाम था लुई नेपोलियन। तो अब हम कह सकते हैं कि लुई फिलिप के बाद फ्रांस का गद्दी संभालने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था लुई नेपोलियन। तो इस तरह आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।